ओके गाइस, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। ड्यून के नाम से क्वेश्चन है। एंड द रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ड्यून फॉर द ईयर एंडेड 31st March एक्स4। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड 31st March एक्स4। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने प्रिपेयर करनी है, और ईयर एंड है हमारा 31st March 2004। ये क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन ये है, तो आपको पता है सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने फॉर्मेट्स ओपन करने होते हैं। हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स के। हमने फॉर्मेट ओपन करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे फॉर्मेट ओपन करना। आंसर है जैसे पहले करते थे। एक्सक्यूज मी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब करना क्या। तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने ईयर एंड 31st March एक्स4 देख लिया है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। सो मैंने फॉर्मेट्स बनाना शुरू किए यहाँ पे। मैंने लिखा ड्यून। लेट मी जूम इन। तो ये देखें जरा, सेम फॉर्मेट जो आप पहले बनाते थे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000 एक्स4। ये लिखने के बाद नाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर्मेट। यहाँ पे आप लोग लिखना शुरू कर देंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद चार लाइन छोड़ दें। देन यू नीड टू राइट फाइनेंस कॉस्ट। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन वी हैव टैक्स। देन वी हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि उसने प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है, तो प्रोबेबली रीवैल्यूएशन गेन नहीं होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एरिया नहीं होगा। सो इट मीन्स कि उसने पीएनएल मांगा है, पीएनएल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म हो जाता है, तो दैट्स इट। ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनेंस कॉस्ट के बीच में चार लाइन हैं। एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो फेयर वैल्यू थ्रू ऐसे गेन जो पीएनएल में जाते हैं, जैसे आईएस 40 का गेन है पीएनएल में जाता है, जैसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन्वेस्टमेंट्स के गेन्स हैं पीएनएल में जाते हैं, उनके लिए भी यही जगह है। नाउ बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम वो फॉर्मेट भी बनाने लगे। तो फॉर्मेट बनाने वाला प्रोसेस एग्जैक्टली देखोगे तो आपको सेम ही नजर आएगा। बैलेंस शीट एज एट होती है जी, एज एट ईयर एंड। ले जी, इसमें भी फॉर्मेट बना लेते हैं क्विकली। क्या फॉर्मेट बनता है जी बैलेंस शीट का। सबसे पहले आप लोग एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स लिखने के बाद नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग होती है। देन यू हैव हेडिंग्स, चार लाइन छोड़ने के बाद वी हैव करंट एसेट्स की हेडिंग। ले जी, फिर टोटल आ जाएंगे। मैं इक्विटी इस यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए भी इक्विटी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इक्विटी, ताकि एक ही पेज पे मुझे मैनेज हो जाए, क्योंकि मैंने समझाना होता है तो पोस्टिंग सामने रहती है फिर। देन वी हैव लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी तीन चार लाइन छोड़ लेना। एंड देन फाइनली वी हैव शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी।
तो सर ये फॉर्मेट है जो आप लोग ओपन करते हैं हमेशा, चाहे हम कॉपी पे कर रहे हो, चाहे हम फॉर्मेट पे एक्सेल पे कर रहे हैं, चाहे हम पेपर में कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मेट ही ओपन करना है। सो आई होप कि आप फॉर्मेट ओपन कर चुके हैं, तो बिल्कुल टेक योर टाइम और फॉर्मेट्स ओपन करें। सर जब आप फॉर्मेट्स ओपन कर लेंगे तो अब ऑब्वियसली आप लोग क्वेश्चन पे जाएंगे और एडजस्टमेंट से क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हम लोग करने वाले हैं वो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, एंड आई वांट यू गाइस टू स्पेंड 1 to 2 3 minutes almost to solve this adjustment. प्लीज इंश्योर कि आपको ईयर एंड आपका पता है, which is 31st March X4. So you need to spend good 3 minutes to solve this adjustment. ओके सर, आई होप आपने इस एडजस्टमेंट को टाइम दिया होगा। ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा सीरियसली अभी पढ़ना शुरू हुए होंगे, उन लोगों को लगता है कि हर लोन जो है वो कन्वर्टेबल लोन होता है, और हर लोन को कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और हर लोन में इक्विटी ऑप्शन भी कैलकुलेट होती है। ठीक है। तो ये जो लोग अभी जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, तो उनको एक कंफ्यूजन चल रही होती है कि शायद हर लोन में इक्विटी ऑप्शन होती है। सर वो काम सिर्फ कन्वर्टेबल लोन में करते हैं। ये एक सिंपल लोन है जिसका आपने सिर्फ अमोर्टाइजेशन का टेबल बनाना होता है, यानी इंटरेस्ट बुक करना है जो पेड है और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। सो फर्स्ट थिंग मैं जो चाहता हूं आपको पता हो कि एक 5% लोन नोट है, ये एक सिंपल लोन है, दिस इज नॉट अ कन्वर्टेबल लोन। इसमें से स्प्लिट करना बिटवीन लायबिलिटी एंड इक्विटी वो वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या होना है यहाँ पे? यहाँ पे आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग सिंपल एक लोन का टेबल बनाएंगे। आप लोगों ने आईफरएस 9 में एक फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ी थी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। और वो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या कहती है प्लीज जरा देखिएगा। आई जस्ट वांट कि मैं आप लोगों को नोट्स पे लेके जाके दिखाऊं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए इस लेवल पे कि अगर आपको चीजें आती हैं नोट्स वाली तो यूल बी ओके, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ टूवर्ड्स नोट्स। नोट्स में आईएफआरएस 9 पे पहुंचेंगे हम लोग, एंड फाइनली जब आईएफआरएस 9 पे पहुंच जाएंगे देन हम देखेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज का एरिया, एंड देन आई सॉल्व। फिर अगर आप लोग कंप्यूटर पे थोड़ा परेशान है तो वो वाला काम भी हम कर लेंगे। सो फाइनली मेरे सामने नोट्स आ चुके हैं हमारे, जो हम फॉलो करते हैं। अब हमने करना क्या है, जरा प्लीज देखिएगा। तो हमने करना ये है कि हमने करना ये है कि हमने आईफरएस 9 पे जाना है। तो मैंने क्लिक किया, आईफरएस 9 आ गया। सो फाइनली इन आईफरएस 9 मुझे फाइनेंशियल लायबिलिटीज के सेक्शन में जाना है, और ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज का एरिया आ गया। फाइनेंशियल लायबिलिटीज का एरिया कहता है कि इफ यू आर इशूइंग लोन नोट्स, बॉन्ड्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, तो अमोर्टाइज कॉस्ट में भी लिखा जा सकता है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे भी। एंड इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज डिफॉल्ट कैटेगरी इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज अमोर्टाइज कॉस्ट है। और ये अमोर्टाइज कॉस्ट क्या कहती है आपको? ये कहती है कि आप एसेट को पहले दिन, सॉरी लायबिलिटी को पहले दिन जो कैश रिसीव हुआ है बाय इशूइंग लोन नोट, वो उस पे लिखे और इशू कॉस्ट माइनस कर दें, लोन में से लायबिलिटी में से इशू कॉस्ट माइनस कर दें।
सो दिस इज हाउ लाइबिलिटी विल बी रिकग्नाइज्ड इनिशियली, कि आप फेयर वैल्यू पे लिखेंगे यानी कैश रिसीव पे लिखेंगे लाइबिलिटी को। देन आफ्टर दैट आप क्या करने वाले हो, आप उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करने वाले हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट या इशू कॉस्ट लोन में से माइनस हो रही है, इसका मतलब ये है लोन में से माइनस होगी, लोन में से माइनस होगी, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि लोन में से माइनस होगी, इसका मतलब है कि आपने इसे पीएनएल में चार्ज नहीं कराना, ये किसी भी एक्सपेंस का पार्ट बन के पीएनएल में नहीं जाएगी, बल्कि लोन में से पहले दिन माइनस हो जाएगी, उसके बाद इफेक्टिव रेट में खुद ही थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। तो ये वो काम है जो आप लोगों ने करना है, जो आप लोगों ने करना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा आपका, कैश रिसीव माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे आप ओपनिंग बैलेंस पे इफेक्टिव रेट लगा के। इफेक्टिव रेट गिवन होता है, आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि इफेक्टिव रेट ही कैलकुलेट करा लें आप। फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। इंटरेस्ट पेड जो होता है वो हमेशा नॉमिनल का नॉमिनल रेट होता है, नॉमिनल वैल्यू जितने का बॉन्ड है इनटू नॉमिनल रेट, कूपन रेट भी कहते हैं इसे। इंटरेस्ट पेड आ जाएगा एंड देन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट पे चला जाएगा और ये फाइनेंस कॉस्ट में चली जाएगी पीएनएल। सो ये वो टेबल है जो आपने बनाना है। अब हम क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं एक्सेल पे, तो ये सारा काम हम एक्सेल पे करेंगे। अगर आप एक्सेल पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर कैलकुलेटर को यूज करना इज द पाप। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब आपको पाप लगेगा। अगर आपको पाप लगना को बड़ी बात नहीं लग रहा तो इसका मतलब आपको पॉप लगेगा। बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा मसला है। सो आर नॉट यूजिंग, गोइंग टू यूज कैलकुलेटर नाउ। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन, और इसको देखते हैं जरा कि क्या करना है। तो थैंक यू सो मच। सो अब हमने करना ये है कि 5% लोन नोट वाज इशूड ऑन 1 अप्रैल X3, मेरे साल के स्टार्ट पे लोन नोट इशू हुआ है, साल के स्टार्ट पे। इसके अलावा पूरे साल की फाइनेंस कॉस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट एट इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20 मिलियन, ये नॉमिनल वैल्यू पे ही इशू हुआ है। 20 मिलियन नॉमिनल वैल्यू है, पैसा रिसीव जो हुआ है पहले दिन वो इतना ही हुआ है। जब भी आप लोन नोट इशू करेंगे तो आप लोन नोट दे के लोगों से पैसा ले रहे हैं, इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी, इट्स नॉट अ कंपाउंड। The direct cost of issue were 500. The direct cost of issue were 500. If the direct cost of issue is 500, what you need to do is 20,000, which is the liability, obviously. You need to deduct 500, liability minus 500. So you'll get 19,500. 19,500. And these have been charged to admin expenses. अब जरा और करें, the direct cost of issue were 500, तो ये लोन में से माइनस होनी है, this is the accounting treatment. एंड दीज हैव बीन चार्ज टू एडमिन एक्सपेंसेस, बट वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो एडमिन में चार्ज कर चुके हैं। हमने कहा यार सही ट्रीटमेंट ये है, लोन में से माइनस करो, आप एडमिन में क्यों चार्ज करके बैठे हुए हैं? ये क्या किया आपने? वो क्या मैंने कर दिया, तू जो बकवास कर रही है तू खुद कर ले। तो ये कह रहा है आपको। हमने कहा ठीक है हम एडमिन में से माइनस करेंगे क्योंकि ये तो लोन में से माइनस होनी है। ओके, द लोन नोट विल बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च X6 को 3 साल का बॉन्ड है ये, एट सब्सटेंशियल प्रीमियम। प्रीमियम खुद ब खुद ही इफेक्टिव रेट एडजस्ट कर लेगा, हम नहीं एडजस्ट करते उसे, आखिरी दिन खुद ही पार्ट बन जाएगा लोन का थ्रू इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द लोन इज 10% पर एनम। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे, सॉरी एक्सेल पे, आपने सिंपल काम करना है। आपने एक सेल में लिख देना है ओपनिंग बैलेंस, और अब आप कैलकुलेटर पे जब आप करते हैं ना, देखिए अब मुझे चाहिए 20,000 का लोन माइनस 500। तो कैलकुलेटर पे मैं पहले 20,000 लिखता हूँ, फिर माइनस लिखता हूँ या प्रेस करता हूँ, और उसके बाद 500 माइनस करता हूँ, फिर मुझे इज इक्वल टू या आंसर प्रेस करना पड़ता है। यहां पे ये प्रोसेस रिवर्स है।
कैलकुलेटर में आंसर ये इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो आंसर आएगा। एक्सेल कहता है कि मुझे इज इक्वल टू पहले बताओ। मैंने कहा एक्सेल तुझे इज इक्वल टू क्यों पहले चाहिए? एक्सेल कहता है कि सर मैं वो वाला जिन हूं जो आप कहेंगे मैं वो कर दूंगा। मैं वो वाला हूँ जी, क्या हुक्म है मेरे आका वाला जिन। तो मुझे समझ ये आएगी कि आप मेरे से कैलकुलेशन चाहते हैं जब आप इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी सेल में अगर आप इज इक्वल टू लिख देंगे ना, तो मुझे ये कमांड आ जाएगी कि आई नीड टू एक्ट एज अ कैलकुलेटर। अगर आप इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे फिर आप वैल्यू लिखते रहें, आप एडलेस कर लें, मैं नहीं करके दूंगा आपको एडलेस। आप चाहे लिख भी दे 200 प्लस 500, आप एंटर प्रेस करते रहे, मैंने आंसर नहीं देना क्योंकि मुझे आपकी इंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आई। सो सबसे पहले इज इक्वल टू आपने लिख देना। नाउ आई नीड टू राइट 20,000 माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। पहले दिन लाइबिलिटी में से ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस करनी है। सो यू नीड टू हैव 20,000, आप टाइप करेंगे। तो 20,000 आप लोगों ने टाइप कर दिया। सर ये 20,000 कहाँ से है? 20 मिलियन का लोन नोट था, 30 कॉमन है, ट्रायल बैलेंस मैंने चेक कर लिया था। सो 20,000, 20 मिलियन, मिलियन में 6 जीरोस है, सो वी नीड 3 जीरोस। सो 20,000 माइनस करेंगे आप 500, विच इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो एडमिन एक्सपेंस में चार्ज हो चुकी है। गलत है, वहां पे गलत चार्ज हुई है, यू नीड टू डिडक्ट फ्रॉम देयर। तो एडमिन कॉस्ट पीएनएल में जाती है तो उधर लिख के उसमें से माइनस कर देंगे, और इधर ठीक आनी चाहिए। तो अब बजाय इसके कि मैं स्क्रोल ज्यादा करूंगा, बाद में कर देता हूँ एडमिन एक्सपेंस में से माइनस, मुझे याद रहेगी ये बात। नाउ आई नीड टू प्रेस एंटर। आई नीड टू प्रेस एंटर। अब मुझे एंटर प्रेस करना है ताकि वैल्यू आ सके। शुरू शुरू में लोग ये लिख के बैठे रहते हैं कि कैलकुलेट ये सॉल्व कर देगा। अब भाई वो जिन है, उसको बताओ कि आप क्या चाहते हैं, जो बताओगे। अब आप उसको कह रहे हैं आई नीड अ फाइनल वैल्यू, मतलब उसको अगर आप कुछ नहीं ना इंस्ट्रक्शन दे रहे, तो वो क्या करके बैठा हो, वो सर झुका के कह रहा है जी हुक्म मेरे आपका। अब उसको लग रहा है कि आप और वैल्यूज से देंगे, और उस बेचारे की इतनी मजाल भी नहीं है कि वो आपसे पूछे कि वैल्यू दे दो। कंप्यूटर से आवाज नहीं आनी वैल्यू दे दो 2 मिनट बाद। वो तो बेचारा चुप करके बैठा हुआ है। सो एंटर प्रेस करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू। सो मैंने क्या कर दिया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सो 19,500 इज द ओपनिंग बैलेंस। सो वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ 19,500। अब एडमिन एक्सपेंस में से 500 माइनस होना है, यस यस, उसने गलत चार्ज किया हुआ है, ऑब्वियसली माइनस होना है, करेंगे माइनस। अभी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ अगले कॉलम में मुझे चाहिए होती है फाइनेंस कॉस्ट। मैंने फाइनेंस कॉस्ट लिखा बड़ी तसल्ली से। आई होप आप लोग भी ये काम कर रहे हैं मेरे साथ साथ, या अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो फाइनेंस कॉस्ट जब आप लोगों ने लेनी है, तो फाइनेंस कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे कैलकुलेट होती है। इफेक्टिव रेट इज द रेट जिस पे आपने ये कैलकुलेट करनी है। सो इफेक्टिव रेट यूज करना है आप लोगों ने। इफेक्टिव रेट का नाम ही ये है कि भाई इसे ही यूज करना चाहिए इफेक्टिवली। अ कॉस्ट दैट यू नीड टू बेयर इन दिस लोन, ड्यू टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ड्यू टू प्रीमियम्स, ड्यू टू नॉमिनल रेट, सब कुछ मिला मिलू के दैट इफेक्टिवली जो आपकी कॉस्ट है वो ये है। सो व्हाट वी नीड टू डू, सो नाउ this is again an important thing. Again I need a calculation. I need a Again I need a calculation. अब यहां पे भी सुन लो जरा। अब होना तो ये चाहिए कि मैं सबसे पहले कहां से शुरू करूं? कैलकुलेशन इज इक्वल टू। तो अगर मैंने कैलकुलेशन शुरू करनी है तो मुझे इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। अब मुझे, आपको पता है मुझे 19,500 कैलकुलेटर पे लिखना है ओपनिंग। फिर मुझे उस पर इफेक्टिव रेट लगाना है विच इज 10% नजर भी आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल साथ ही ये देखें जरा, ये 10% नजर भी आ रहा है। अच्छा लेकिन अब ये जो जिन है ना, ये कहता है सर आपने एक दफा 19,500 लिख दिया है, तो अपने आपको क्यों परेशान करते हैं? प्लीज आप ये परेशानी ना करें। जब एक दफा आप एक वैल्यू लिख चुके हैं तो आप यू कैन इजीली यूज दैट वैल्यू।
इसको हम कहते हैं सेल रेफर करना। वी कॉल इट सेल रेफर कर लो। यानी अगर मुझे 19,500 चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं 19,500 दोबारा लिखूं, मुझे करना ये चाहिए कि इज इक्वल टू लिख के जहां पे 19,500 लिखा हुआ है ना, या तो माउस के थ्रू वहां पे क्लिक कर दो, या एरोज के थ्रू सेल पे पहुंच जाओ। इट्स टोटली अप टू यू। जब आप पहुंचेंगे ना, ऐसे करेंगे, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस 19,500 जो है वो हाईलाइट हो गया है। उसका एक सेल नंबर है। अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो सेल नंबर यहां पे बन रहा है। अगर आप और करेंगे तो इसके ऊपर ना अल्फाबेट्स आ रहे हैं कॉलम में। अगर आप और करें HIJKL, ये एल कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो नंबर बनेगा वो एल बनेगा। और रोज आ रही है इधर 28, 29, 30, 31, ये आ रही है। तो ये देखें, ये 30 है। तो ये सेल नंबर इधर देखें तो अगर कॉपी हो गया है, ये देखें, इसका मतलब है ये 19,500 इधर लिखा गया है। अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक सारे साथ हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है बाय इफेक्टिव रेट। तो मैंने इसको कहा, एक्सेल भाई मल्टीप्लाई बाय, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेरिक होता है, सो मैंने मल्टीप्लाई किया। नाउ आई नीड 10%। 10% का मतलब होता है 0.10। क्या मतलब होता है? पॉइंट, बजाय इसके 10% लिखूं मैं पूरा, तो 0.10। अब मुझे सिर्फ एंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली 1950 आ जाएगा। सो मैंने एंटर प्रेस किया तो 1950 आ गया। अब दिस इज माय फाइनेंस कॉस्ट दैट शुड बी चार्ज टू P&L। तो मैं अब ये 1950 दोबारा जाके P&L में लिखूंगा, या मैं सेल रेफर करूंगा? सेल रेफर करेंगे, बिल्कुल ठीक। अब मुझे पेड चाहिए। इंटरेस्ट पे होता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू का नॉमिनल रेट। सो 20,000। अब 20,000 कहीं लिखा नहीं ना हुआ, इसलिए मैंने कहा लिख लेता हूं, नहीं तो मैं सेल रेफर कर लेता। मल्टीप्लाई बाय 0.05 है। 5 है, 6 है नॉमिनल रेट। आप देख सकते हैं पहली लाइन में पहली बात ही ये लिखी हुई है, द 5% लोन नोट। सो करना क्या था हमने आपके सामने? सब, अगर इतनी बातें समझ आ गई हैं, अगर इतनी बातें समझ आ गई हैं, तो व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ दैट्स इट। वापस आ रहे हैं हम। अब जब एंटर करूंगा तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। ये आ गई 1,000। अब आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू लिखा है कि मुझे कैलकुलेशन चाहिए। अब आपको पता है ओपनिंग में फाइनेंस कॉस्ट ऐड होना है, पेड माइनस होना है। तो बजाय इसके कि आप ये सारे दोबारा लिखें, कैलकुलेटर पे तो लिखने पड़ते हैं आपको, आप सेल रेफर करें बस। तो मैंने इज इक्वल टू लिखा, एरोज के थ्रू या कर्सर के थ्रू, मतलब माउस के थ्रू आप जाएंगे। वैसे माउस के थ्रू जो एक्सेल यूजर्स है वो बुरा मानते हैं कि आप माउस यूज ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप कर लें, आप आपकी कोई टेंशन नहीं है। सो 19,500 प्लस, इसमें मैंने प्लस करना है जी सर 1950। अब मैं प्लस लिखूंगा और फिर मैं दोबारा उस पे 1950 पे जाके क्लिक कर दूंगा, ये ले, सेल रेफर हो ही जा रहे हैं। और अगर आप और करेंगे तो आप लोगों को जो सेल का नंबर आ रहा है ना, वो डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं, और हाईलाइटेड एरियाज भी डिफरेंट कलर में है। जो सेल जिस कलर में हाईलाइट हुआ होता है उसी कलर में वो नजर आता है आपको सेल में, ताकि जरा आपको क्लैरिटी रहे कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ब्लू नजर आ रहा है ओपनिंग, L30 ब्लू है। ये पिंक नजर आ रहा होगा आप लोगों को, डिपेंडिंग कि आपको किस तरह की स्क्रीन पहुंच रही है, रेड।
तो 1950 उधर भी रेड हाईलाइट हुआ और इधर भी रेड में या पिंक में नजर आ। नाउ यू नीड टू माइनस, दोबारा 1000 पे क्लिक करें और अगर आप सेल देखेंगे तो उसका डिफरेंट कलर होगा ताकि क्लैरिटी रहे। So now you need to press enter. You'll get the closing balance. Here you go, 20,450. And interestingly, F7 में सिर्फ इतना ही एक्सेल है जितना आपने अब सीख लिया। अगर आपको सेल रेफर करना आता है, कैलकुलेटर की तरह इसको यूज करना आता है, तो दैट्स इट, बस। को ज्यादा नहीं चाहिए आपको यहाँ। दैट्स इट। अब आप लोगों ने सेल रेफर करने हैं। हमें पता है ये फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल में जानी है। तो मैंने क्या किया, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आया, फाइनेंस कॉस्ट के आगे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इज इक्वल टू लिखा मैंने, क्योंकि इज इक्वल टू लिखूंगा तो ये सेल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा बाकी सेल्स को। इसका मतलब इज इक्वल टू आप लोगों का भाईजान स्टार्ट ही है, सेल कहीं पे भी वैल्यू लिखनी है ना तो इज इक्वल टू लिख के लिखो, ताकि कोई भी मसले वाली बात ही ना हो। इज इक्वल टू लिखने के बाद आप माउस के थ्रू या एरोज के थ्रू, कर्सर्स के थ्रू, मैं पहुंच गया फाइनेंस कॉस्ट वाले सेल पे, 1950 पे। बस मैंने इसको रेफर कर देना, यानी एंटर करना है, उधर पहुंच जाएगा खुद ब खुद ही। तो जहां पे आपको चाहिए वैल्यू वहां पे इज इक्वल टू लिखो, और जिस जो सेल चाहिए उस सेल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस एंटर प्रेस कर देना। कर दूं एंटर? ये एंटर हो गया। तो 1950 अगर आप और करेंगे तो इधर चार्ज हो गया। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी लोन्स में जाना चाहिए, तो आप उठाएंगे और लोन में ले जाएंगे। किधर उठाएंगे? लोन में। अब मैंने क्या किया, मैं ले आया इधर, मैंने यहाँ पे लिखा लोन। अब मुझे लोन के आगे भी एक वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू। अब मुझे जाके सेल में उस क्लोजिंग बैलेंस पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे क्लोजिंग चाहिए। तो जैसे मैंने किया तो मेरे पास ये लोन यहाँ पे पहुंच गया। सर दिस इज द फॉर्मेट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और ये मैंने आपके सामने वैल्यूज लिख के दिखा दी। अब मैंने सिर्फ एक काम करना है छोटा सा, क्योंकि उसने एडमिन एक्सपेंस में इसको चार्ज किया हुआ था, कौन सी कॉस्ट को, मेरी। तो मैंने क्या किया, एडमिन एक्सपेंस में इज इक्वल टू लिख के माइनस कर दिया 500। ये ले ली 500, मैंने यहां से माइनस किया है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इशू कॉस्ट ऑफ लोन को एडमिन में चार्ज कर चुका है। मैंने कहा भाई ये क्यों चार्ज किया है, तो उसने कहा मैंने कर दिया, तू खुद ही देख ले। तो मैंने एडमिन में से निकाला और लोन में से जाके माइनस होने वाली चीज थी वो की। डबल एंट्री किसी को चाहिए तो डेबिट लोन करना था 500 से क्रेडिट एडमिन एक्सपेंस। क्रेडिट एडमिन एक्सपेंस का मतलब है कि आपने एडमिन एक्सपेंस को कम कर दिया, क्योंकि उधर गलत चार्ज हुआ हुआ था, ये पीनल में चार्ज होने वाली कॉस्ट नहीं है। सो आपने 500 को माइनस कर दिया। सो यू नीड टू प्रेस एंटर, ताकि ये पक्का हो जाए। इधर ये ले, इज इक्वल टू लिख के ही करें सब कुछ। सर दैट्स इट सर। तो ये 500 नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस किया हुआ है, बाद में वैल्यूज एडमिन वगैरह की आ जाएंगी, वो देख लेंगे। तो सर ये वो काम है जो आप लोगों ने करना था एडजस्टमेंट वन को लेके। आई होप आप ये काम कर चुके हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन। कह रहे हैं सर इस प्लीज इस जिन को कहें कि सारा क्वेश्चन खुद ही से सॉल्व कर। इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सॉफ्टवेयर्स हैं जो कर देते हैं, आप डाटा दें उसने फाइनेंशियल बना देनी। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तो ये पॉसिबल है, इसलिए आप लोगों की जॉब्स ये नहीं है कि आप ये इस तरह की फाइनल काउंट्स करते फिरें। तो इसलिए थोड़ी सेंस ज्यादा चाहिए। तो ये जरा जल्दी से सीख के थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। ओके गाइस, ये एडजस्टमेंट वन हुई है अभी। अब आप लोगों को एक चीज और चेक करनी है इस एडजस्टमेंट में।
वो ये है कि यार क्या आपने 1,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया? हैव यू पेड योर इंटरेस्ट ऑफ 1,000? क्योंकि आपने लोन में से माइनस तो कर दिया है, क्या आपने पे भी किया है? तो प्लीज ये बात क्लियर कर लें, इफ ये अंडर पेड है, कम पेड है या ज्यादा पेड है, ये इधर इस टेबल में इतना ही माइनस होना है, नॉमिनल का नॉमिनल पे, ये इधर से इतना ही माइनस होना है। व्हाट यू नीड टू डू इज, अब यू नीड टू चेक कि कितना इंटरेस्ट पे हुआ है। ट्रायल बैलेंस अब आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है कितना इंटरेस्ट पे हुआ। वुड यू प्लीज चेक एवरीवन? तो आप लोगों को नजर आएगा, तो आप लोगों को ये नजर आएगा, आप लोगों को ये नजर आएगा कि 500 इंटरेस्ट पे हुआ 6 मंथ्स का। सर पे होना चाहिए था 1,000, बट पेड है 500, बाकी इंटरेस्ट पेएबल है। तो आप समझ लो इंटरेस्ट पेएबल क्या होता है। इंटरेस्ट पेएबल का मतलब है वो नॉमिनल इंटरेस्ट जो पे होना चाहिए, नॉमिनल का नॉमिनल रेट पे होना चाहिए, जो आपने पे नहीं किया। इसका मतलब ये है कि 1,000 शुड बी पेड इन द टेबल, एज पर द टेबल, बट यू हैव पेड ओनली 500। सर ये कहां से पता चला पेड है? लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में नो नोट इंटरेस्ट पेड। तो क्वेश्चन में जरूर चेक करना है, अगर 1,000 पेड होता तो बस हो गया डील 1,000, लेकिन क्योंकि आपने टेबल में 1,000 पूरा लिखना है, पे आपने 500 किया, तो अंडर पेड है, क्रूअल है, इंटरेस्ट पेबल है। सो ये 500 आपने इंटरेस्ट पेबल में लेके जाना है। दिस इज समथिंग जो कि पहले क्वेश्चन में आया है, और ये आपको दोबारा नजर नहीं आ, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा नहीं नजर आएगा। हाँ एग्जाम में नजर आ सकता है, तो किट शिट में आप लोगों को ये चीज नजर नहीं आएगी, इसलिए प्लीज ये बात क्लियर कर लो, इसका एक पॉइंट बना लो कि अगर सारा इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में पेड नजर ना आ रहा हुआ, तो जो नॉमिनल वैल्यू का नॉमिनल रेट है, तो इंटरेस्ट पेबल बुक करना है। दिस शुड बी योर नोट विद ड्यून क्वेश्चन। So this is how you need to solve. I just want everyone spend 1 to 2 minutes again और इस बात को absorb करें कि जो भी आपने पढ़ा इस क्वेश्चन में उसको रिवाइज करें, उस लोन नोट को। दिस इज द वे आपको फाइनल अकाउंट्स को लेके चलना है, ताकि दोबारा फाइनेंशियल लायबिलिटी के क्वेश्चन में आपको मसला ना आए। सर क्या ये जो इंटरेस्ट पेएबल है, क्या ये फाइनेंस कॉस्ट को अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली नॉट यार, फाइनेंस कॉस्ट इज ओपनिंग बैलेंस का इफेक्टिव रेट, वो आप चार्ज कर चुके हैं, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड एडजस्टमेंट। अगेन आई वांट एवरीवन कि अब वो लीज प्रॉपर्टी को चेक कर ले और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी चेक कर ले ट्रायल बैलेंस में, प्लीज। लीज प्रॉपर्टी चेक कर ले और कहीं लिख ले, और फिर उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चेक कर ले ऑन 1 अप्रैल, साल के स्टार्ट पे गिवन है। इसी में लीज होल्ड प्रॉपर्टी के साथ उसकी लाइफ भी लिखी हुई है, प्लीज लाइफ भी चेक कर लेना। क्या आप लोगों ने वैल्यू चेक करके लिख ली है? लीज्ड होल्ड प्रॉपर्टी 15 years लाइफ है, एट कॉस्ट है 45,000 की, एंड वी हैव एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी 6,000। So technically we have cost 45,000, accumulated appreciation 6,000, and life is 15 years. 15 year is the total life, क्योंकि वो लीज प्रॉपर्टी के साथ लिखी हुई है, कॉस्ट के साथ। 15 years पे आपने लीज पे ली होगी। सर डू वी नीड टू मेक अ टेबल? सर वो बता देगा अगर टेबल बनाना हुआ आपको तो। सो व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपके पास ये वैल्यूज है। मैं क्यों कह रहा हूँ लिख लें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये एडजस्टमेंट सॉल्व करके दें। इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको जो बात पता होनी चाहिए वो है कि इफ यू नो IFRS 5 एसेट हेल्ड फॉर सेल की क्या एंट्री होती है, उसे क्या एंट्री के थ्रू पास किया जाता है, तो यू कैन इजीली टेल के बैलेंस शीट में क्या जाना है और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है। सो आई एम जस्ट वेटिंग, यू नीड टू स्पेंड अ गुड 5 minutes ऑन दिस एडजस्टमेंट। सो I'll wait guys, come on quickly, शाबाश। सर इसमें ये एडजस्टमेंट 2 है। इसमें आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कैरिंग वैल्यू लिखी होगी आपने कि हमारी लीज होल्ड की कैरिंग वैल्यू क्या है एट स्टार्ट। लीज
होल्ड प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू जो साल के स्टार्ट पे बन रही है, वो बन रही है 45,000 थी कॉस्ट, -6,000 था एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, तो ये बन रहा है 39,000 कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट। 1 अक्टूबर X3 पे डिसाइडेड टू सेल द लीज होल्ड प्रॉपर्टी। 1 अक्टूबर X3 एग्जैक्टली 6 माह बाद है, आफ्टर 6 मंथ। 1 अप्रैल आपका साल का स्टार्ट है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 माह बाद 1 अक्टूबर पे, 6 माह बाद दे डिसाइडेड कि उन्होंने बेच देनी है। फ्रॉम दैट डेट इट कमेंस्ड शॉर्ट टर्म रेंटल ऑफ एन इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। उसने लीज पे, इसके अलावा शॉर्ट टर्म लीज पे ले भी ली है, रेंट पे शिफ्ट भी हो गया वो कि ये तो मैंने बेचनी है, इसके अलावा लग रहा है कि बेच देनी है उसको। The leasehold property is being marketed by the property agent at a price of 40, which was considered reasonable price at that date. तो इसका मतलब ये है कि टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। तो fair value, the expected cost to sell agreed 500 है। Recent market transactions suggest that the actual selling price achieved for this type of property in current market conditions are 15% less than the value at which they are marketed. At 31st March X7 4 the property had not been sold, अभी तक बिकी नहीं है। तो यार क्या करना है, सिंपल, पहले कैरिंग वैल्यू एडजस्ट कर लो विद डेप्रिसिएशन विद रीवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल की कोई बात नहीं की गई। क्वेश्चन से पता भी चल रहा है कि इट्स कॉस्ट मॉडल, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो 45,000 है वो कॉस्ट ही है। जब एसेट कॉस्ट पे लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कॉस्ट मॉडल चल रहा है और डेप्रिशिएट हो रहा है। तो सिंपल डेप्रिसिएशन करनी है और कुछ नहीं करना। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो 6 माह की है, 45,000 लेना है आप लोगों ने, क्योंकि लाइफ टोटल में है, डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, 1 साल की डेप्रिसिएशन आई, मुझे चाहिए हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन, 0.5। तो मैंने ये डेप्रिसिएशन चार्ज की। दिस इज द डेप्रिसिएशन दैट आई शुड चार्ज टू P&L। जो कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज होनी है वो खुद ही से बोल रहा है। अगर आप और करें तो ये देखें, इसी एडजस्टमेंट के एंड में लिखा हुआ है चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। सो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे। अब कैरिंग वैल्यू जिस दिन क्लासिफिकेशन होनी है उस दिन की क्लास है ये कैरिंग वैल्यू। तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू एट क्लासिफिकेशन डेट आ गई है, एट क्लासिफिकेशन। सर रिवैल्यूएशन क्यों नहीं की, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। सर इंपेयरमेंट क्यों नहीं की, डाटा नहीं है, अदरवाइज कर देते भाई, नहीं है डाटा क्या करें। ओके सर, अब ये कैरिंग वैल्यू आ गई है। कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है एग्जैक्टली उस दिन, 39,000 -1,500। तो ये आपके पास 37,500 है। नाउ यू कैन पास अ जर्नल एंट्री। डेबिट करते हैं हम लोग हेल्ड फॉर सेल एसेट, क्रेडिट करते हैं आप जो एसेट है, यहां पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज प्रॉपर्टी है, लीज प्रॉपर्टी है। और बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट है इम्पेयरमेंट लॉस अगर कोई है तो। ये ले, तो ये वो काम है जो आप लोगों ने करना था। अब लेट्स पुट द वैल्यूज। अब वो कह रहा है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी की हमेशा कैरिंग वैल्यू एडजस्टेड कैरिंग वैल्यू होती है। तो कैरिंग वैल्यू 37,500 से क्रेडिट कर दिया आपने। हेल्ड फॉर सेल होता है लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब रिवाइज फेयर वैल्यू लेनी चाहिए क्योंकि वो कह रहा है कि रिवाइज हो गई है। तो साइड पे अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है, तो फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि टेंशन बिल्कुल ना रहे। तो कोई बताएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर रिवाइज लेनी है आपने। सर कैसे कैलकुलेट करें सर, इज इक्वल टू, सर वो कह रहा है 40,000 की वैसे वैल्यू है, लेकिन वो कह रहा है कि अब रीसेंट ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं वो 10% 15% लेस पे हो रही है। इसका मतलब यह है कि 0.85 आ रहा है। 15% लेस करने का मतलब डायरेक्ट 0.85 से मल्टीप्लाई करना भी होता है। सो 0.85 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आप 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो अमाउंट है जो आपको मिल जाएगी इसको बेचने से। अब ये तो है फेयर वैल्यू। नाउ आई नीड टू डिडक्ट, मुझे इसमें से माइनस करना है कॉस्ट टू सेल विच इज 500। तो सर दिस इज 33,500।
आप मुझे बताएं दोनों में से लोअर क्या है, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से लोअर क्या है? तो आंसर है सर लोअर तो फिर यही है, ये लिख ले। वी हैव इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 4000 आ रहा है, ये ले सर। ये डबल एंट्री बनाई, इसके बाद तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी ही नहीं, तो कहानी खत्म। सो गाइस व्हाट यू नीड टू डू, डेप्रिसिएशन पीएनएल में ले जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल में, वो कह रहा है सब कुछ डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट अमोर्टाइजेशन सब कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ, वो खुद कह रहा है तो ले जाओ, फिर तो लड़ाई कोई नहीं है। नाउ वी नीड टू डू इज कि हमने ये एडजस्टमेंट की है। अब मैंने कुछ चीजें पीएनएल में लेके जानी है, जैसे पहली चीज जो पीएनएल में मैं लेके जा रहा हूं दैट इज दिस, इम्पेयरमेंट लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। सो लेट्स सी जी ये, और बैलेंस शीट में अल्टीमेटली जो वैल्यू जाएगी वो कुछ आ रही है, ये ये लेंस ये बैलेंस शीट दैट्स इट। चलिए सर प्रॉपर्टी वो तो क्रैक कर चुके हैं हम। तो येलो में जो चीज आपको नजर आ रही है शुड बी चार्ज टू पीएनएल एंड इन कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है बैलेंस शीट में एसेट हेल्ड फॉर सेल अंडर करंट एसेट्स प्रेजेंट होता है, सो 33,500। तो अब मैं पोस्टिंग करने लगा हूं, कर दूं पोस्टिंग प्लीज बताएं। 1500 एंड 4000 इम्पेयरमेंट लॉस। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करना है, कितना आ रहा है जी, इज इक्वल टू, अब वो सेल पे जाके रेफर कर दें, इज इक्वल टू लिख दिया आप लोगों ने, ये 1500 भी प्लस कर दें ये 4000 भी, तो ये ले ये तो कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया है। आप देख सकते हैं 5500 आ गया है, क्लिक करूंगा तो ये देखें दो सेल कॉपी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया आप लोगों का एसेट हेल्ड फॉर सेल, जो है वो आप लोगों का करंट एसेट्स में आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे इन्वेंट्री रिसीवेबल के साथ ही हेल्ड फॉर सेल एसेट्स, प्लीज याद रखना कि ये हेल्ड फॉर सेल एसेट्स करंट एसेट्स में आते हैं, एंड द वैल्यू इज इक्वल टू, सेल रेफर कर देते हैं, तो और सेल रेफर करेंगे तो ये 33,500 बनता है। तो ये ले सर ये आपके सामने वैल्यूज आ रही हैं जो आप लोग यहाँ पे ले आए हैं। सो आसान सी एडजस्टमेंट थी गाइस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बल्कि इसी में एडजस्टमेंट रहती है। अब कुछ लोग थोड़े परेशान हुए होंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों चार्ज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था, उसने बोला था अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट सब कॉस्ट ऑफ सेल में, एसेट हेल्ड फॉर सेल इधर आ गया, लीज ऑन प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। अब कुछ लोग थोड़े से परेशान शायद ये हुए हो कि वो कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ 15% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, सर ये लिखा हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, plant and equipment is depreciated at 15% per annum using reducing balance method. Using reducing balance method. So plant and equipment is depreciated at 15% per annum using reducing balance method. So reducing balance method पे 15% पे ये depreciation charge हो रही। अब हमने क्या करना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, दैट्स इट। रिड्यूसिंग बैलेंस है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लेना। तो जाते हैं जरा ऊपर वो देख लेते हैं यहाँ पे कि ट्रेड कितने का पड़ा हुआ है, प्लांट एंड इक्विपमेंट 67,500 एंड 23,500, कॉस्ट में से ये माइनस करके कैरिंग वैल्यू लिख लें, उसी का 15% ले डेप्रिसिएशन लिख लें, माइनस करके ये रेंट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। सो प्लीज 67,500 एंड 23,500, आई होप सबको नजर आ रही है। सो जस्ट वांट कि आप सॉल्व करके देखेंगे, आपको पता चलता है कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी डेप्रिसिएशन जानी है और वैल्यू कितनी बैलेंस शीट में आनी है, आप इंश्योर करेंगे आपको पता है। So 67,500 minus 23,500. So आप आए इधर इधर ही कर लेते हैं। तो प्लांट की जो एडजस्टमेंट है, ले जी इधर ही कर लेते हैं, ये ले प्लांट। तो सर प्लांट की जो वैल्यू आ रही है अब वो कुछ इस तरह आएगी कि कुछ इस तरह आएगी, प्लांट कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट, एट स्टार्ट साल के शुरू में कितनी कैरिंग वैल्यू है, तो आंसर है यार कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट बन रही है इज इक्वल टू 67,500 था, इसी में से माइनस कर दें 23,500, इज इट 23,500? यस, एग्री। सो दिस इज द कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एक्शन साल के शुरू वाली माइनस कर दी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी। नाउ यू नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगी इज इक्वल टू
ये 44,000 को रेफर किया मैंने, क्योंकि इसी पे लगाना है मैंने, मल्टीप्लाई बाय 15% का मतलब होता है 0.15, तो आपने 0.15 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेप्रीसिएशन है फॉर द ईयर। अब मुझे को बताएगा बैलेंस शीट की वैल्यू क्या आएगी, कैरिंग वैल्यू एट एंड, क्योंकि बैलेंस शीट में तो एंड की वैल्यू जाती है। तो सिंपल है यार, ये एसेट के साल के स्टार्ट की वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ये बैलेंस शीट की वैल्यू आ गई। डेप्रीसिएशन उठाएं, कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं। क्यों कॉस्ट ऑफ सेल सर, क्योंकि उसने बोला है कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है। सर बैलेंस शीट क्लोजिंग वैल्यू प्लांट है, बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में ये ले ग्रीन कर देते हैं, बैलेंस शीट में उठा के ले जाए। सेल रेफर करे, वर्किंग के नंबर नहीं भी दिए जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक गलती जो आपने नहीं करनी, वो प्लीज सुन लें। कुछ लोगों को लगता है, देखे मैं भी वर्किंग्स बना रहा हूँ ना, ये मैं वर्किंग देखे मुझे जहां पे जगह मिल रही है वो मैं बना रहा हूँ। वैसे तो ये हरकत करनी नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट वन ये हुई हुई है, एडजस्टमेंट टू इसी के नीचे प्लांट आना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ज्यादा स्क्रॉल करने के लिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर दी है। आप जिधर भी वर्किंग कर रहे हैं कर लें, लेकिन एट द एंड उसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपने सेल रेफर किए होते हैं, तो जब आप उनको कट करके किसी और जगह पेस्ट करते हैं ना, तो समटाइम्स तो सेल रेफरेंस रहते हैं, और समटाइम्स सेल रेफर आपकी इफेक्ट हो जाती है। तो बस जिधर वर्किंग होगी है, जिधर से सेल रेफर कर दिया, बस उसको दोबारा छेड़ना नहीं है, बस उसको एज इट इज जाने देना। तो इसलिए बस ये आगे इधर इधर से वैल्यू चली गई है, दोबारा ठीक ना करने बैठ जाना, मैंने लोग फेल होते देखे हैं इस वजह से। बस जिधर वर्किंग होगी होगी, हाँ पहले ही अगर आपने खूबसूरती का ख्याल रखना है तो इधर रख लो, इधर करें वर्किंग, फिर अगली वर्किंग इसके नीचे करें, ठीक है कर ले। अब आते हैं गाइस, मुझे क्या करना है, मुझे डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जानी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब कॉस्ट ऑफ सेल में ऑलरेडी भी कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आके। जब आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको कर्सर कहीं इन बिटवीन कभी कभी नजर आ जाएगा। ये चेक करें मेरा कर्सर कहाँ पे है। मेरा कर्सर L37+ के बाद आ रहा है। अगर आपने सेल रेफर एज इट इज कर दिया ना, तो ये इधर सेल रेफर होना है, गलत हो जाना है। इसलिए प्लीज, जब एक ऑलरेडी एक सेल में वैल्यूज पड़ी हुई है, आप चाह रहे हैं कि कुछ उसमें और आके एड लेस करें, तो इंश्योर करना है कि आपका कर्सर एंड पे है। अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो ना, तो आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं वो सेल ओपन करने के लिए। मैं दोबारा समझाता हूँ ये बात। ये देखें, मैं इधर हूँ, नहीं मैं इधर नहीं हूँ। अब देखिए मैंने क्लिक किया ना, तो वो इधर इधर रेफर हुआ है। ये देखिएगा जरा, मुझे एंड पे लाना है कर्सर, ये मैं एंड पे लाया कर्सर, और अब मैंने रेफर किया है डेप्रीसिएशन, अब ये सही चली गई है उधर। अब मैंने डेप्रीसिएशन रेफर की है, तो जो नहीं गई उधर, मैं दोबारा डबल क्लिक करूंगा। अब मैं इंश्योर करूंगा कर्सर एंड पे है। अब मैंने प्लस करना है, तो जब मैं प्लस करूंगा, तो अब मुझे प्लस करना है उधर जाके ये 6,000, तो ये उधर चला गया। अब जो वैल्यू आ रही है वो 12,100 हो गई, क्योंकि 5,500 पहले पड़ी हुई थी। नहीं, हाँ ऐसे ही है, सही कर रहे हैं हम लोग, जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें, तो प्लांट जो है ये 37,400 प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो अब हमने क्या करना है इसमें, प्लीज देख लें जरा कि क्या करना है हम लोगों ने। लेट्स अंडरस्टैंड। अब आते हैं इधर, जी जी सर, प्लीज होल्ड, बल्कि प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है जी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इक्वल टू सेल रेफर कर दें, कितना है खुद ही पता चल जाएगा, ये ले। तो इससे गलती के चांसेस भी नहीं रहते, 37,400। तो सिंपल ये प्लान चला गया बैलेंस शीट में, और डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में चली गई, ऑलरेडी डेप्रीसिएशन भी कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज हुई हुई थी। तो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट की सेकंड एडजस्टमेंट है। नाउ यू नीड टू मूव अगेन ऑन थर्ड एडजस्टमेंट, सो लेट्स मूव के थर्ड एडजस्टमेंट में क्या है। इंतहाई आसान एडजस्टमेंट, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहेगा आगे। कह रहे द इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू, investment at fair value through profit and loss had a fair value of 28 million on 31st March X4। हमारी इन्वेस्टमेंट्स है जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, ये इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में जाती हैं एट ईयर एंड फेयर वैल्यू, जो ईयर एंड की फेयर वैल्यू उस पर, और जो गेन लॉस आएंगे वो P&L में जाएंगे। सर ये कहाँ पढ़ा था हमने, अभी हम लोगों ने IFRS 9 रिवाइज किया था, लाइबिलिटीज वाला एरिया। लेट्स मूव टूवर्ड्स
फाइनेंशियल एसेट्स वाला एरिया और ये फाइनेंशियल एसेट्स वाला एरिया आ गया। ये देखें जरा, इतना पता हो तो काफी है कि बैलेंस शीट में आपने जो फेयर वैल्यू ईयर एंड की है वो लेके जानी है, और जो गेन लॉस आएगा वो पीनल में चला जाएगा जीपी के नीचे। सिंपल। अब आपने फेयर वैल्यू उठानी है ईयर एंड पे और ले जानी है, तो ले जाते हैं सर। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू गाइस 28,000 है, तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे। गेन लॉस चेक करना है तो पहले देखो क्या ऑलरेडी कितनी वैल्यू है, तो जल्दी से चेक करें जरा, इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल आपको नजर आ रही है कितनी है, देख सकते हैं आप। ये देखें जरा, 26,500 ऑलरेडी एक एसेट की वैल्यू है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको लेके जा रहे हैं फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू पे जब आप लेके जाएंगे तो व्हाट इज फेयर वैल्यू प्लीज बता दें। अब देखो मैं इसकी एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, हर एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए देखिए क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट, और कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखूं, साल के स्टार्ट वाली लिखूं या एंड वाली लिखूं। एंड पे 28,000 थी फिर, और जो गेन लॉस है वो इधर आ जाएगा, तो इधर लिख देते हैं फाइनेंस कॉस्ट के आसपास फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल गेन। कितना गेन है सर, अभी देख लेते हैं कितना गेन है। इज इक्वल टू, जी सर 28,000 था ईयर एंड की वैल्यू, पुरानी वैल्यू कितनी है 26,500, माइनस कर दे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास गेन की। So 28,000 minus 26,500. So you'll get your value. What is your value? So let me. Okay. So here you go, guys. 1,500 का gain आ गया. So we have a value of 15,000 का gain. Simple. अब ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा रिपीट होती है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीएल। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अगर हम बात करें तो लेट्स सी। नेक्स्ट है यार गाइस कि करना क्या हम लोगों ने, जरा देख लें सर। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट अगेन टैक्स की है। डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस देख लें और करंट टैक्स देख लें अगर कोई है तो क्वेश्चन। करंट टैक्स नजर नहीं आ रहा वैसे बाय द वे इस दफा, करंट टैक्स नहीं है, ऐसा ही है, लास्ट पे है। डेफर्ड टैक्स देखें जी, 6,000 का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जी। और दूसरी तरफ अगर जाएं, जी सर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज नेक्स्ट, सो व्हाट इज नेक्स्ट, 6,000 आपके पास डेफर्ड टैक्स का बैलेंस है, और करंट टैक्स क्रेडिट साइड पे है, तो इनकम है 1,400 की। अब आ जाए यार गाइस, इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March X4 of 12 million is required। टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेबल एंट्री है, और 14 मिलियन का गिवन है टैक्स बेस और कैरिंग वैल्यू का फर्क, ये वो अमाउंट होती है जिसपे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होता है। इसका 30% लेंगे तो डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। तो जरा सॉल्व करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बताएगा कितना था। ओपनिंग बैलेंस 6,000 था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, ये लें। क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट कर लें। अब क्लोजिंग बैलेंस है इज इक्वल टू 14,000 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट गिवन है 40% है, 30% है, 0.30 30% का मतलब है। सो ये 4,200 है, तो ये डिक्रीज आ रहा है यार गाइस, मुझे बताएं डिक्रीज इनकम होती है या एक्सपेंस होता है। इनकम होती है, कितनी इनकम प्लीज, 1,800, ये ले। तो 1,800 की इनकम यहां से है, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 12,000 है, तो प्लीज जरा देखिएगा। सबसे पहला काम आपने ये किया कि यहाँ पे जी आप आए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, और आपने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिखी, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है विच इज 4,200। अब मैं सेल रेफर करने पे टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि वो स्क्रॉल करना पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग में फर्क आता है, आप सेल रेफर करेंगे। सर टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेबल, ऐसा 1,800 आपने टैक्स एक्सपेंस में लिख दिया,
तो मैंने टैक्स एक्सपेंस के आगे गया, और ये 1800 इनकम है, तो मैं यहां से माइनस कर रहा हूँ 1800। अब मुझे बताएं टैक्स फॉर द ईयर कितना है, 12,000। तो 12,000 टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और टैक्स पेएबल क्या करना है आप लोगों ने, क्रेडिट करना है। ये ले, टैक्स पेएबल कितनी अमाउंट है जी, 12,000। टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल सिर्फ करंट टैक्स की एंट्री होती है। अब आ जाए गाइस, करंट टैक्स जो पिछले साल से आया ट्रायल बैलेंस में जो पड़ा हुआ था, वो आप देख सकते हैं, वो 1400 है। 1400 क्रेडिट साइड पे है, तो वो भी क्या बन जाएगा, इनकम। तो ये 1400 भी इनकम है। तो सर फाइनली ये वो अमाउंट है 8800, जो आपका टैक्स एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में टैक्स पेबल चला गया, लॉन्ग टर्म में डेफर्ड टैक्स चला गया, तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व टैक्स की एडजस्टमेंट। आई होप अब तक आप टैक्स की एडजस्टमेंट, एटलीस्ट टैक्स की एडजस्टमेंट से हो चुके हैं फेमिलियर, क्योंकि ये तो एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो हर क्वेश्चन में आ ही रही है। नेक्स्ट गाइस, लास्ट एडजस्टमेंट अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको देख लें जरा क्या है ये, जरा देखिएगा। लास्ट एडजस्टमेंट है ड्यून एज अकाउंटेड फॉर फुली सब्सक्राइब्ड राइट इशू। अकाउंटेड फॉर का मतलब है ऑलरेडी डील हुए हुए हैं। अब मैंने आपको सिखाया ये हुआ है कि अगर ऑलरेडी डील हुए हुए हैं और आप चेंजेस इन इक्विटी नहीं बना रहे, तो फिर जरूरत ही नहीं है। चेंजेस इन इक्विटी में अकाउंट फॉर हुए हुए हैं नहीं हुए हुए, आपको प्रेजेंट करने होते हैं। चेंजेस इन इक्विटी पे आपको राइट इशू प्रेजेंट करना है, अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। तो अगर वो कहेगा भी ना अकाउंट फॉर हुआ है, तो नीड टू प्रेजेंट दैट राइट इशू। सो करना क्या है दी, आंसर बड़ा सिंपल है। करना ये है कि अगर ऑलरेडी अकाउंट फॉर हुआ है और आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, नो नीड टू डू दिस एडजस्टमेंट। सो दैट्स इट, क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग की तरफ। दैट्स इट। अब मुझे बताएं यार, इक्विटी शेयर्स कितने आ रहे हैं, तो मेरे साथ साथ पोस्ट करना है आप लोगों ने भी। तो आंसर है जी, शेयर कैपिटल आ रहा है, पहली चीज ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल है, और अमाउंट आ रही है हमारे पास 40,000। तो ये 40,000 लिख दिया। दूसरा जी, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी को हम शॉर्ट में ओसीई भी कह देते हैं। हम क्या देते हैं, ओसीई। तो मैंने क्या किया, ओसीई लिख दिया जाके। ये ले, ओसीई भी इक्विटी है आपकी, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। बेसिकली ये शेयर प्रीमियम हो सकता है। 20,000 ये आ रहा है, ये भी लिख दिया मैंने। गाइस फिर लोन नोट है, हम डील कर चुके हैं उसे, हम बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, तो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आप इक्विटी में लिख देंगे, इज इक्वल टू, और रिटेन अर्निंग जो आ रही है वो 38,400 है, ये भी लिख दिया आप लोगों ने। फिर अगर हम बात करें तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिख चुके हैं, प्लान एंड इक्विपमेंट डील हो चुकी है, और अब उनकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी डील हो चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डील हो चुकी है। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और बैंक, ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं। तो इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स एंड बैंक, तो ये वो काम है जो आपने करना है। इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है आपके पास 48,000। रिसीवेबल की वैल्यू आपके पास आ रही है 40,700। बैंक की वैल्यू आ रही है आपके पास 15,500। तो ले दिए, करंट एसेट्स भी हो गए। डेफिट एक्स डील हो चुका है। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में वैल्यूज आ रही हैं आपके पास 52,000 आ रही है। फिर गाइस आपके पास रेवेन्यू 4 लाख आ रहा है, तो रेवेन्यू रेवेन्यू के कॉलम में चला जाएगा 4 लाख। तो फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल है 294,000 है गाइस, 294,000।
कॉस्ट ऑफ सेल एंड पे प्लस करके लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल होगी 306,100। उसके बाद आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये अमाउंट आ रही है, इधर लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पीएनएल में। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर एब्रीवे शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं हम जी सर, टाइम कम होगा तो लिखेंगे शॉर्ट में, अदरवाइज पूरा लिख लेना। 26,400 है आपकी कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन 34,200 है, डबल क्लिक करें, यहाँ पे प्लस कर लें क्योंकि 500 आपने पहले भी लिखा हुआ है इधर, जो गलत इधर आया हुआ था। 34,200 जब लिखोगे तो 500 ऑटोमेटिकली माइनस होके वैल्यू कम हो जाएगी। एडमिन हो गया। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, वैसे वो बना नहीं रहे तो इक्विटी के एरिया में से 10,000 माइनस हो जाएगा रिटेन अर्निंग में। 10,000 माइनस हो जाएगा रिटेन अर्निंग में से। डिविडेंड डायरेक्टली उठा के थैंक के आते हैं आप लोग चेंजेस इन इक्विटी में। ऑनर के साथ जो ट्रांजेक्शन होगी वो चेंजेस इन इक्विटी में रहेगी। ये भी हो गई सर। फिर डिविडेंड के बाद इंटरेस्ट पेड 500, ये ऑलरेडी डील हो गया है। जो अनपेड था वो भी हमने शॉर्ट टर्म में लिख लिया है। और फिर वी हैव बैंक इंटरेस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट है। तो फाइनेंस कॉस्ट के क्लिक हेडिंग पे जाते हैं, डबल क्लिक किया, कर्सर एंड पे इंश्योर किया, 200 की फाइनेंस कॉस्ट है, ये भी आ गई। फाइनली वी हैव इन्वेस्टमेंट इनकम, तो इन्वेस्टमेंट इनकम इधर ही लिख देंगे यार गाइस, ये ले इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी जाएगी पीएनएल में, और ये अमाउंट गिवन है 14 नहीं 1200 की अमाउंट है। तो ये सर 1200 की अमाउंट आ गई इधर। फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाएं और रिटेन अर्निंग में ले जाएं, दैट्स इट। डेफिड टैक्स करंट टैक्स में डील कर चुका हूं, तो ये मेरे सामने आ गया है फॉर्मेट। अब मैं इसको फाइनल करने लगा हूं। आई नीड पीबीटी, पहले ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप लोगों ने रेवेन्यू लेना है, माइनस करना है आप लोगों ने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये अमाउंट आ गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम प्लस फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल गेन माइनस फाइनेंस कॉस्ट। तो ये आपके पास आ रहा है पीबीटी। जी सर, पीबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 25,550। नाउ ये 25,550 रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो मैंने डबल क्लिक किया इस पे, प्लस किया और सेल रेफर कर दिया ये, तो ये ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग में जाके ऐड हो गया। सो दैट्स इट। अब बैलेंस शीट को फाइनल करना है। अब एक फॉर्मूला और आप लगा सकते हैं, जब ज्यादा सेल्स ऐड करने हो, जब ज्यादा सेल ऐड करने हो तो इट्स बेटर कि आप सम का फॉर्मूला लगा लें। सम का फॉर्मूला इस तरह लगता है कि किसी भी एक सेल में इज इक्वल टू लिखें, क्योंकि फॉर्मूला ऐड लेस करना ये तो इज इक्वल टू के बगैर तो होगा नहीं। अब क्योंकि आप सम करना चाहते हैं तो आप SUM लिख दें, सम आ जाएगा। सम लिखने के बाद आप ओपन करेंगे ब्रैकेट। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले सेल पे जाके क्लिक कर देंगे जिसका आपको टोटल चाहिए। तो ये मुझे चाहिए बैंक से ऑनवर्ड्स। अब बैंक के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे ना ब्रैकेट के बाद, तो शिफ्ट आपने प्रेस करना है, रखना है, यानी होल्ड रखना है, प्रेस करके बैठ जाना है। और एक एक करके सेल से कर्सर, ये एरो से एक एक करके, या माउस से, एरोज बेहतर है, ऊपर की जाते जाना है, और वो सारे के सारी माउस का टोटल जिनका चाहिए वो सारा सिलेक्ट कर लेना एरिया। जब आप ये करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। इसका मतलब है लंबी छोटी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दोबारा लगा के देखते हैं। इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले सेल पे चले जाएंगे जहां जहां से आपने टोटल शुरू करना है। शिफ्ट प्रेस रखेंगे और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और जिस जिसका टोटल चाहिए उसको सबको हाईलाइट करते जाएंगे। एंटर करेंगे तो यूल गेट द वैल्यू। अगर आप और करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल बैलेंस है। और दिस इज हाउ यू नीड टू बैलेंस। पेपर में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका एक क्वेश्चन रहता है सॉल्व करने वाला, तो आपको चेक ही नहीं करना कि बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि आप काम का अपने आप को परेशान करेंगे। क्वेश्चन छोड़ के आगे चलना, पूरा पेपर कर लो तो फिर चेक कर लेना बैलेंस है या
क्योंकि मेजोरिटी लोगों का बैलेंस आना नहीं है। तो सर ये इंफॉर्मेशन थी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व these kinds of questions. I hope आप लोगों को समझ आ गई है. That's it for today. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz. There is no need to write working one, working two, working three, etc., etc.